दोस्तों, कल यानी 17 अक्टूबर को मैं जंतर मंतर गया था 11:30 बजे। 3 घंटे रहा। कई कार्यक्रम चल रहे थे। सबसे पहला कार्यक्रम जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया वह था AIDYO, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और AIMSS, किसानों का मोर्चा या यूनियन जो भी कह ले। संभवतः दोनों एक ही पार्टी के फ्रंट लाइन है, पॉपुलर लाइन है। इनका मुख्य मुद्दा था कि बंगाल में जिस लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या हुई है उसको न्याय दिलाओ और भारत में इस तरह की स्थितियां पैदा करो, कानून बनाओ, कानून लागू करो ताकि इस तरह की घटनाएं और ना हो। उन्होंने बहुत सारी दूसरी भी बातें की कि 2014 में किस तरीके से 13-14 उस समय जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो वही जंतर मंतर पर और अन्य जगहों पर भी हजारों हजार की संख्या में लोग में आए थे उस लड़की के बलात्कार के खिलाफ जिसकी हत्या कर दी गई थी, और पूरा देश उठ खड़ा हुआ था। आज वह स्थिति क्यों नहीं है? उन्होंने यह भी मांग की कि CBI अपनी जांच और पड़ताल तेज करे। हालांकि यह हमारी मांग नहीं हो सकती, वह आम जनता के लिए हम भले ही बात करें, लेकिन हमें पता है CBI किसके लिए काम कर रही है। यदि बंगाल में करती है तो वह ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ यानी TMC के खिलाफ है, और दूसरे जगहों में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करती है। और जितने दूसरे बलात्कारी हैं जो भाजपा से संबंधित हैं वह उनको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन देती है। बाहर निकलने पर, बेल तक मिलने पर माला पहनाती हैं, बाजा गाजा बजाती है, वगैरह वगैरह करती है। चलिए, दूसरा था एक उड़ीसा के कुछ युवक थे जो केवल धरना के रूप में थे और भाषण वगैरह दे रहे थे। संभवतः ये लोग कांग्रेस के यूथ लीग थे, उनका आउटफिट था, और इनका मांग था कि वहाँ पर एक ओडिया अस्मिता है, संभवतः वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और उनको क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, वह कहाँ गायब है। इस पर आप देख लेना, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है चूँकि मैं उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर सका। जहाँ जहाँ भी गया उनसे मैंने मांगा कि आपके लिखित रूप में कुछ बयान है, स्टेटमेंट है तो मुझे दीजिए। इनके पास था ही नहीं, उन्होंने नहीं दिया। खैर, जो भी है। तीसरा, OROP, वन रैंक वन पेंशन की जो लड़ाई चलता, 2-4 लोग जाते हैं, मैं भी उसमें शामिल हुआ, और यह 3414 दिन कल हो गया था। आज 3415 दिन हो गया। संघर्ष जारी है। हमें वन रैंक वन पेंशन नहीं मिला है। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ने गए, हालांकि मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ना जाए। किसानों के आंदोलन का जो पहला भाग था उसमें उन्होंने कोर्ट में जाने से मना कर दिया और सरकार को अंततः झुकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है, किसी कोर्ट में जाने का मतलब, जो कि हमारे हालत में 5 या 6 वर्षों के बाद यह चीज़ हुई थी, इसको नेस्तनाबूद कर दिया गया और ख़त्म कर दिया गया। और अंततः उच्चतम न्यायालय ने, आज के जो चीफ जस्टिस है उन्हीं के नेतृत्व में 3 जजों की बेंच ने यह डिसीजन दिया कि भारतीय संविधान आपको इसका अधिकार नहीं देता है। बात खलास हो गई। खैर, अंततः नो EVM, महमूद प्राचा, उनके नेतृत्व में जो उनकी पूरी कोशिश है कि EVM के खिलाफ हम एक जन आंदोलन खड़ा करें, और इसके लिए वहाँ पे करीब 100-150 लोग थे। जहाँ तक उड़ीसा की बात है 50-60 या 100 मान लेते वो भी थे। और जो AIDYO यानी जो मेडिकल डॉक्टर और महिलाओं के समर्थन में उन्होंने जुलूस और नारेबाजी की, वहाँ पे छोटे ही दायरे में मार्च भी किया, उनमें करीब 200 लोग होंगे, आते जाते रहे। यहाँ पे जहाँ तक बात है नो EVM हटाओ, देश बचाओ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान का उन्होंने नारा दिया। वहाँ पे भी 100 लोग होंगे, जिसमें 20 से 25 लोग वो लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं और डालते हैं सोशल मीडिया पे, यानी जिसे हम ब्लॉगर कह सकते हैं, यूट्यूब और अन्य जगहों पर डालते हैं, वो लोग थे। और काफ़ी बड़ी बड़ी भाषण हुई कि EVM हट जाए तो हमारा देश फिर से प्रजातांत्रिक बन जाएगा। दोस्तों,
ना पहले कभी प्रजातंत्र था, देश के स्वतंत्रता के पहले और देश के स्वतंत्रता के बाद ही। देश के स्वतंत्रता के बाद जो भी संविधान बना, जो भी प्रजातंत्र आया, उस समय पे जो बच्चे खुचे सामंतवादी थे उनके पक्ष में और पूंजीपतियों के पक्ष में जो बढ़ रहे थे, और उनका आधार वही था जो स्वतंत्रता के पहले 1946-47 में ही इन्होंने एक ढांचा बना लिया था। उसी के अनुरूप या तदनुरूप हमारा संविधान बनना था। यूएस और यूके के तर्ज पे, वहाँ के संविधानों के तर्ज पे बड़ी अच्छी भाषा में, बड़ी तौर तरीके से कहा गया, लागू हो जाए तो देश में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन वह चीज़ हुआ नहीं, होना भी नहीं था। बॉम्बे प्लानिंग की मैं बात कर रहा था। बॉम्बे इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी उस समय के बड़े बड़े जो पूंजीपति थे, टाटा और दूसरे लोग थे, बिरला वगैरह, और नेहरू की सरकार, कांग्रेस की जो सत्ता थी, और अन्य विपक्षी दल भी जिसमें तथाकथित रूप से समाजवादी भी थे। जो कम्युनिस्ट लोग थे, 4 घटकों में से उनमें वो भी थे, और अंततः उन्हें छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि वो जो चाहते थे भगत सिंह के विचारधारा के आधार पर और आगे बढ़ाना चाहते थे, निजी संपत्ति को खत्म करना चाहते थे, मजदूर और किसानों की सत्ता स्थापित करना चाहते थे, उनके हिसाब से संविधान नहीं बना। यह सारे के सारे आंदोलन, इनमें ताकत बनती है, इनमें वह कम से कम आग है, चिंगारी है, जिससे पूरे देश की जनता उठ खड़ी हो और एक क्रांतिकारी स्थिति बन सके। जैसे हमने 2013-14 में देखा, उसके पहले 1975-77 के आंदोलन में देखा अपने देश में, और दुनिया भर में आते रहते हैं। आग भयंकर रूप से सुनामी की तरह फैलते हैं, लेकिन अंततः वह जितना भी दिन लड़े, 2 हफ्ते तक, 2 महीने तक, 6 महीने तक लड़े हैं जैसे हांगकांग में, और यदि सही दिशा ना मिल पाया तो बर्बाद हो जाते हैं। पूरे यूरोपियन यूनियन में फिलिस्तीन जनता के समर्थन में, इंग्लैंड, अमेरिका में लाखों कुल मिला लेते करोड़ों की संख्या में जनता सड़क पे आई। वहाँ के किसानों का भी आंदोलन हुआ अपने आर्थिक मांगों को लेकर, मजदूरों का भी हुआ, और बड़े भयंकर चले। जैसे वेस्ट मूवमेंट फ्रांस में, जर्मनी और फ्रांस, पोलैंड में किसानों का आंदोलन हुआ, अमेरिका में चला वॉल स्ट्रीट के नाम से, और अन्य जगहों में। वह अंततः ध्वस्त हो गया, और उससे बढ़ा कौन? चूंकि वामपंथी नहीं आगे बढ़ पाए, जो भी कारण रहा, दक्षिणपंथी आए और वह नया नारा देते हैं, और अंततः वही ढाक के 3 पात हो जाता। तो खैर, मैंने जो वीडियो अपलोड किए उन्हें जरूर सुने आप, उससे अंदाजा लगाए। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इनके पक्ष में भी नहीं हूं। यदि समर्थन की बात है तो जरूर हमारा संगठन यानी लोक पक्ष उसमें जाएगा। दूसरे वामपंथी संगठनों को भी या कम्युनिस्टों को जाना चाहिए और उस जनता के बीच में काम करना चाहिए, ना कि इनके प्रतिनिधियों से, ना इनके नेताओं से बातचीत करनी चाहिए। उससे कोई फायदा नहीं है। यह लोग हमारे पक्ष में नहीं आएंगे, यह पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है, यह पूंजीपतियों के ही पक्ष में उसी के लिए काम कर रहे हैं। चूंकि इनका जो स्पेस था, जो जमीन था, वो खत्म हो रहा है या खत्म हो चुका है। अब इनके लोग एमएलए एमपी नहीं बन पा रहे, इसलिए बहुत ही बेचैनी है। इनको ही पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। इनके भी पूर्वज या समकक्ष थे, वह भी उतने ही भ्रष्ट थे जितने बाकी लोग हैं। अभी तो भ्रष्टता या भ्रष्टाचार का आधार कहें तो वह एक तरह से संवैधानिक हो चुका है। जो जितना ही भ्रष्ट है, बलात्कारी है, अपराधी है, लेकिन वह कहीं ना कहीं से भाजपा और उसके साथियों के साथ है, तो आप माला पहनेंगे। आपके बोलने के तौर तरीके पर कितना बोल सकते हैं, कितना शोर मचा सकते हैं, कितने जनता को आकर्षित कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपका कैरियर भी बनेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, और जहाँ तक संभव हो सके, एक सिटिंग में ना हो सके तो 2-3 सिटिंग में इन सब की बातों को और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी भेजें। धन्यवाद। जाने के लिए तैयार है, वो हमें इस नंबर पे 9266944432 दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 969266944432 पे व्हाट्सएप करके अपना मैसेज दे और ये लिखवाए कि वो जेल जाने के लिए तैयार है। साथ के साथ अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख के भेजे, तो किस डिस्ट्रिक्ट की जेल भरो आंदोलन को रिप्रेजेंट करना चाहता है या किस डिस्ट्रिक्ट में वो जेल जाना चाहता है। अब सीधा आंदोलन ये है और इसके अलावा कुछ नहीं।
कल जो देश के नेता बनेंगे वो इस देश की जेलों से मिलेंगे। यह तय बात। और जो जेल जाने के लिए तैयार है वही हमारा नेता है, चोरी डकैती करके नहीं, ईवीएम के लिए संघर्ष करके, ईवीएम को हटाने के लिए संघर्ष करके, बैलेट पेपर को वापस लाने के लिए संघर्ष करके जो जेल जाने के लिए तैयार नहीं, बेकरार है, वही इस देश में कल एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर और दूसरे पदों पर बैठेगा। ये बात का ऐलान मैं आज कर रहा हूं, देश की जनता की तरफ से कर रहा हूं। जो व्यक्ति ईवीएम की लड़ाई में जेल नहीं जाएगा वो कल एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर किसी भी पार्टी से नहीं बनेगा। ये बात की मैं जनता की नब्ज नाप के आपको बता रहा हूं। बीच में सिर्फ एक ही चीज है और उसी डर को निकालने के लिए अब हमने एक ही आंदोलन का तरीका जो है सबसे मुकर रखा है कि जेल भरो आंदोलन होगा। अब डराओ अमित शाह जी, अब डराओ हमें, पुलिस के अपनी ये जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों से डराने की चेष्टा करते हैं। अब आंदोलन ही जेल भरो आंदोलन होगा। वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगली बार हर मांग मान लेंगे, सिर्फ ईवीएम की बात मत करो। और ये जो राजीव कुमार जी जिन्हें मैं चोर का संज्ञा देता हूं, राजीव कुमार चोर, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त चोर, सबसे बड़ा चोर, नंबर 1 चोर, नंबर 1 चोर, चोरों का चोर, चोरों का सरदार। क्यों नंबर 1 चोर? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वोटों की चोरी कर रहा है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह देश की जनता को मालिक बनाने के लिए जो एक वोट का अधिकार सबको दिया, इसीलिए वो नंबर 1 चोर है। इस चोर को जेल भिजवाने का काम हम लोग करेंगे। ये काम करने का है। ये देश के संविधान के साथ गद्दारी करके बेशर्म आदमी बैठे हुए हैं। अभी यहां से इतनी दूर है, हम चाहें तो अभी जाके गिरबान पकड़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे आज। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं जाएंगे। आज नहीं जाएंगे का मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं जाएंगे। उनका गिरबान और देश के अंबेडकरवादियों का हाथ एक दिन आपस में मिलेगा और वो वक्त आ रहा है। ये कांग्रेस के अंदर आरएसएस के एजेंट, ये सपा के अंदर आरएसएस के एजेंट, राजीव कुमार जी ध्यान से सुन लो, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो आरएसएस के एजेंट है, ये तुम्हें बहुत देर तक भारत की जनता से और अंबेडकरवादियों से बचा नहीं पाएंगे। हम लोग आपको पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे और पुलिस आपको जेल में डालने का काम करेगी। ये हमारा वादा है, ये ध्यान रख लो आप। और डॉक्टर रितु सिंह जी ने जो कहा था अभी, ये आंदोलन की शुरुआत है। अब आंदोलन में होना क्या है? एक तो हम अब ये चाहते हैं लोगों से, ये फोन नंबर यहाँ है लिखा हुआ, सीधी बनाया था और जस्टिस वर्मा ने एक रिपोर्ट जो है इनको सौंपी थी कि क्या क्या उपाय किए जाए जिससे कि ये रेप और मर्डर जैसी घटनाएं कम से कम इस समाज में घटित हो। लेकिन आपको मालूम है अभी तक उसका पूरे तरीके से उस रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन तक ही नहीं हुआ है। और ये जो नई सरकार आई है बीजेपी, इससे हम लोग क्या उम्मीद
कांग्रेस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बैठे हैं। जो व्यक्ति इस वक्त सड़क पे नहीं है, अभी देश की एग्जिस्टेंस का सवाल है, भारत के संविधान का खिलाफ करके का सवाल है। अब भी जो अपनी एसी के कमरे में बैठा है वो पूरा भारतीय नहीं है। हम सिर्फ ये मैसेज देने आए हैं आज कि ये पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये साफ साफ मैसेज देने के लिए आज हमने ये आंदोलन का बिगुल दोबारा बजाया है। किसी पुलिस की मजाल नहीं है कि जो हमारे किसी कार्यकर्ता को उंगली लगा दे, ये ऐलान करने के लिए ये प्रोग्राम आज हुआ। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कोई और नहीं बोल रहा है। डरो मत। अगर किसी कार्यकर्ता को पूरे देश में जो ईवीएम के खिलाफ कुछ भी आंदोलन करता है उसको पुलिस प्रशासन तंग करेगा, तो ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लोग आपके लिए आएंगे और पुलिस को सबक सिखाएंगे। ये ऐलान करने के लिए आज हमने, इसलिए डरो मत। और ये डरो मत की बात मैं सारे देश के ऑपोजिशन के लीडर से भी कह रहा हूं। हम लोग अंबेडकरवादी वकील खास तौर पे मरे नहीं है अभी। हम देखेंगे इस ईडी को, हम देखेंगे इस सीबीआई को, हम देखेंगे इस इनकम टैक्स को। अगर आप लोग हम लोगों का साथ दोगे तो, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि ये आंदोलन जन आंदोलन बने। बगैर संगठनात्मक जो ताकत होती है, बगैर बसों के, बगैर ट्रेनें बुक किए, बगैर गाड़ियां दिए लोग निकल के आए और हमारे ये आंदोलन ज्वाइन करें, बगैर एक भी पैसा लिए किसी से। और इसीलिए आज हमारा स्टेज भी देख रहे हो आप, ये बगैर चंदे का स्टेज है। तो पूरे देश में आज 2 जगह मैं आप लोगों को खुशखबरी सुना दूं। पंजाब में प्यारेलाल गर्ग साहब, तो डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब को आप सब जानते हो ना, प्रोफेसर डॉक्टर, वो जो सबसे अच्छा विश्लेषण करते हैं चुनाव आयोग के जो डेटा आते हैं, वो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज इस आंदोलन की शुरुआत के समर्थन में। आज मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में इस आंदोलन के समर्थन में। तो ये सिर्फ चिंगारी है जो आज, और मेरे साथ देख लो आप कौन लोग खड़े हैं। सिकरवार साहब तो बैठ गए भी नीचे, ये डॉक्टर ऋतु खड़ी है मेरे साथ, इनको भी आप सब लोग जानते हो ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबने देख लिया कि इनके नौकर इनसे डरते हैं या ये अपने नौकरों से डरती हैं। इनके नौकर यानी कि देश की जनता की नौकर, पुलिस इनसे डरती है या ये अपने नौकरों से, ये देश की जनता अपने नौकरों से यानी कि पुलिस से डरती है। सोनम वांगचुक के साथ क्या हो रहा है? हम कहते हैं ना, आए यहाँ हमारे साथ, हम देखेंगे किस पुलिस की